तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फील्ड डिटेक्टर के बारे में, ठीक है। गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में, न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला डिटेक्टर जिसका नाम था गैस फील्ड डिटेक्टर, जो क्या करती है, रेडिएशन को ऑब्जर्व करके उसको काउंट करने का कोशिश करती है, मेजर करने का कोशिश करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एनी अदर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करके उसको काउंट करने की कोशिश करती है, उसका एनर्जी को, इसका वेलोसिटी को, एवरीथिंग को डिटेक्ट करने का कोशिश, डिटेक्ट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर। और इसमें क्या करते हैं, गैस को फील्ड करते हैं। इसमें मैंने बताया था गैस फील्ड डिटेक्टर अलग से पढ़ाया, रिकॉम्बिनेशन रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन, ठीक है। और जितने भी रीजन है मेरे पास, आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसको आयोनाइजेशन काउंटर भी बोला जाता है, ये सब बताने के बाद अब की बारी है गीगर म्यूलर काउंटर। और ये गीगर म्यूलर काउंटर जो है सो अति आवश्यक है, अति इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी बीएससी में है उसके लिए भी, और जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के लिए है उसके लिए भी जरूरी है ये, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। गीगर म्यूलर ट्रांसफर, इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो गीगर और म्यूलर हैं दोनों साइंटिस्ट थे, जर्मनी में डेवलप किए थे 1928 में। 1928 में इन्होंने ये काउंटर को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद का जो रीजन है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन कैसे है। 1928 में गीगर और म्यूलर दो नाम के वैज्ञानिक ने इनको खोजने की कोशिश भी की थी, इनको बनाने की कोशिश की थी। सबसे पहले गीगर नाम के वैज्ञानिक ने इनको पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार किया था इनके वर्किंग के साथ भी, लेकिन बाद में म्यूलर नाम के वैज्ञानिक ने इसको जो है सो थोड़ा इसमें से मॉडिफाई किए थे। इसी कारण से इसका नाम पड़ा गीगर म्यूलर काउंटर, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में हम लोग जानने वाले हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। और मैंने बताया था कि जितने भी काउंटर आज तक पढ़े हैं सबका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी प्रिंसिपल वही आयोनाइजेशन। हमने पहले भी बताया, 3 काउंटर पहले पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर मैंने बताया कि जितना भी कंडीशन है सबका प्रिंसिपल क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन मतलब क्या है, जब गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर यदि हम लोग गैस कोई आयोनाइजिंग पार्टिकल को या तो रेडिएशन को इंटर करते हैं, तो ये जो रेडिएशन होते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, वो गैसेस एटम के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने से इसका जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र होने के कारण से क्या होता है, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इमिट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाने से वहाँ 2 फेनोमेना नज़र आती है, एक तो वहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज भी फॉर्म हुआ। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एटम जो है सो पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 चार्ज आ गए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काउंटर में अलग अलग हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं एज कैथोड और एनोड के बीच में। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए, और ये वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है सिलेंडर काउंटर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, इसका मोशन होने लगता है, नेगेटिव आयन का मोशन होने लगता है एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि एनोड जो है सो पॉजिटिवली कनेक्टेड है। तो इसका बेसिकली हम लोग यदि जानना चाहें इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यही है कि ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हम आपको बताएंगे। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन पर बात कर रहे हैं। तो इनके कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी लिखना है वो नोट्स में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो बात रह गई जो हमें बताना है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन हम बोले थे बाकी सब के जैसा, इसका भी कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब जो बना हुआ रहता है किससे, मेटल से, और वो मेटल क्या होता है, कॉपर, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक मेटालिक रड लगाया जाता है जो बना हुआ रहता है टंगस्टन का, टंगस्टन का, ठीक है। मेटालिक रड लगाया जाता है जो किससे बना हुआ था, टंगस्टन का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम लोग बाहर निकाल के इधर क्या करते हैं, काउंटर को लगा देते हैं।
ठीक है। और चूंकि ये जो वाल है वो क्या है, कॉपर से बना हुआ है, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल से ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस फिर पॉजिटिव को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसके साथ यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाने के बाद। ठीक है, इस तरह से ऐड कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ, तो ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो गैस फिल करते हैं, इसका जो यहाँ पर लेंथ है, वो लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये जो लेंथ होना चाहिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, इसका जो डायमीटर होना चाहिए, वो डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका डायमीटर का कहानी। ठीक है, अब क्या है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो रड मैंने लगाया है टंगस्टन का, इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, क्या होता है डायमीटर, 2 × 10⁻⁵ टू 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इसके बीच का रेंज में होना चाहिए। ये तो मैंने बताया न्यूमेरिक वैल्यू, जो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला है हमारा, अगला हम बताने वाले हैं वो क्या है कि यहाँ पर एक माइका आप जानते होंगे, जो माइका की विंडो लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और माइका का जो विंडो होता है, इसका काम क्या होता है कि जो रेडिएटिंग पार्टिकल है उसको अंदर जाने देना। ठीक है, लेकिन वापस आने नहीं देना। ठीक है, माइका का विंडो का काम यही होता है। ठीक है, और इसको नेगेटिव पोटेंशियल से जो दिए हैं, तो ये बिहेव करेगा एज ए कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए, ये बिहेव करेगा एज एनोड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अप्रॉक्स आई थिंक इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1000 वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1000 वोल्ट हम लोगों ने प्रोपोर्शनल काउंटर में यूज़ किए थे। ठीक है, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन हम लोग अपने बुक में लिखते हैं वो इस तरह से है, कॉपी में इस तरह से देखते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन होता है इस डिवाइस को जब हम लोग प्रैक्टिकली बाहर से देखते हैं तो इस तरह से होता है, और जब इसको हम अंदर से देखते हैं तो इस तरह से होता है। मतलब बाहर से देखते हैं तो यहाँ जो उस तरह से, अंदर से देखते हैं तो उस तरह से। वहाँ पर जो आपको दिख रहा है रेड कलर का थोड़ा थोड़ा, वो क्या है, वो है आयोनाइजिंग पार्टिकल, और गैसियस एटम है जिस पर ये पार्टिकल जाकर के क्या होने वाले हैं, आयोनाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा हम लोग कंस्ट्रक्शन में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूरा समझ लीजिएगा। मैं अब स्टार्ट करता हूँ वर्किंग को, और वर्किंग को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं इस फेनोमेना को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है वर्किंग में, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक रेडिएटिंग पार्टिकल को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर जाने से क्या होता है, यहाँ पर जो गैसियस एटम है उसके साथ ही इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने से क्या होता है, यहाँ पर जो गैसियस एटम है उसके साथ उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने से यहाँ पर क्या हुआ, जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो चार्ज मेरे पास यहाँ पर फॉर्म हुआ, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कैसे फॉर्म हुआ, जब यहाँ से क्या हुआ, रेडिएटिंग पार्टिकल गए इसके साथ कोलाइड किए, और कोलाइड करने के कारण से क्या हुआ कि ये जो रेडिएटिंग पार्टिकल था वो अपना एनर्जी को दे दिए एटम में। अब एनर्जी को एटम में इतना एनर्जी दे दिए कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल गया, तब जाकर के यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, मतलब एनर्जी जो है सो आयोनाइजिंग पार्टिकल का एनर्जी आयोनाइजिंग पोटेंशियल से ज़्यादा दे दी, इसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पर दो आयन प्रोड्यूस हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको जोड़ा है किसी नेगेटिव से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जोड़ा है इसको पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव
एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्यों होगा बहुत ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बहुत ज़्यादा रखा। और क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना होगा, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर में इसको कैलकुलेट किए थे। ई इक्वल्स टू जानते थे हम लोग V/R log A/B, वहीं से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। तो कितना आया था, ई इक्वल्स टू बहुत ज़्यादा आया था, 10⁻⁻6 आया हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वोल्ट मीटर है, बहुत ज़्यादा वोल्ट मीटर होगा ये। ठीक है, वोल्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एनर्जी देगा मूव करने का। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, तो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में है मेरे पास, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में है एनोड, एक इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ जाना चाहेगा तो एक प्रॉब्लम होगा मेरे पास यहाँ पर कि जितने इसके इलेक्ट्रॉन के पाथ में जितने भी एटम आएंगे उसके साथ ये कोलाइड होते जाएगा और कोलाइड होकर के नए इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म करते जाएगा। जैसे मेरे पास यदि एक इलेक्ट्रॉन ये था तो यहाँ पर जाएगा और ये एक एटम से टकराएगा और एटम से टकराने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा बाहर, और इसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, 2 बन गया, एक से कितना हो गया, 2। अब ये जहाँ जाएगा वहाँ पर 2 को फॉर्म करेगा, ये जहाँ जाएगा वहाँ पर 2 फॉर्म होगा, ये जहाँ पर जाएगा वहाँ पर भी 2 फॉर्म होगा और यहाँ पर भी 2 फॉर्म होते जाएगा। इस तरह से एक चेन बनते जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ने का एक चेन बनते जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेन बनते जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके कारण से यहाँ पर एक एवलांच इफेक्ट नजर आएगा। एवलांच इफेक्ट क्या होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन को एवलांच इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब एवलांच इफेक्ट प्रोडक्शन होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर एक एवलांच इफेक्ट प्रोड्यूसन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको टाउनसेंड एवलांच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम टाउनसेंड था। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक एवलांच होता है जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सारे एटम, मतलब इस एनोड से पहुँचने से पहले बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगा और इसके कारण से क्या होगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास पहुँचेगा तो इससे करंट फ्लो होगा और एक पल्स नज़र आएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला कंडीशन का बात। दूसरा कंडीशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि जब इंसिडेंट पार्टिकल इंसिडेंट किए, गैसेस एटम को जो एनर्जी दिए वो एनर्जी कम हो सकता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से, मतलब इतना कम ही एनर्जी दे पाए जिससे कारण से वो क्या होगा, आयोनाइज ना हो सके, एक्साइट हो जाए। एक्साइट क्या होता है, एक्साइट होता है कि वो एटम अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से उठ करके अपर लेवल में चले जाए, एक्साइट स्टेट में चले जाए। और एक्साइट स्टेट में चूँकि चले गए तो क्या होगा, एक्चुअल में एक्साइट स्टेट में जाने के बाद वहाँ से क्या होगा, जब कभी थोड़ा देर बाद वो उस लेवल से ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो वहाँ से क्या करेगा, इमिट करेगा फोटॉन्स को, और ये जो फोटॉन्स होगा इमिट करेगा वो फोटोन इधर मूव करेंगे, इधर, ये दूसरा कंडीशन की बात बता रहे हैं, इधर मूव करेंगे कितने एनर्जी से, h न्यू एनर्जी से, क्योंकि फोटॉन्स का तो एनर्जी h न्यू होता है। ठीक है, हम क्या बताएं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एनर्जी देगा तो इतना कम एनर्जी दे इसके कारण से ये क्या आयोनाइज ना हो पाए, एटम क्या होगा, आयोनाइज ना होकर के एक्साइट हो जाए। और एक्साइट क्या होगा, एक्साइट मतलब होता है कि वो अपने एनर्जी को, वो इतना कम एनर्जी मिला कि वो ग्राउंड लेवल से उठ करके एक्साइट लेवल तक एक्साइटेड हो गया। ठीक है, और एक्साइटेड होने के बाद थोड़ा देर बाद तो वो ग्राउंड लेवल में आएगा ही, और जब ग्राउंड लेवल में आएगा तो जितना एनर्जी उसको दिए थे उतना एनर्जी को रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा कौन से फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स क्या होगा, फोटॉन्स के पास h न्यू टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, और ये एनर्जी लेकर के फोटॉन्स क्या होगा, इधर घूमेंगे, और घूमते घूमते ये हो सकता है कि कैथोड के वाल से टकराते हैं, और चूंकि ये कैथोड के वाल से टकराते हैं तो टकराने के बाद
इसका क्या होगा, वर्क फंक्शन जो इस कैथोड के वाल का है, कॉपर के ट्यूब का है, उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू जितना एनर्जी है उससे। जो एनर्जी एच न्यू है वो ज़्यादा होगा वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर से, और ज़्यादा होने के कारण से ये टकराए और टकराने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। और ये जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाना चाहेगा एनोड के पास, और ये एनोड के पास जाते समय जितने बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जितने बीच में एटम मिलेंगे, सबको आयोनाइज करते जाएंगे। मतलब वहाँ पर फिर एक एवलांच इफेक्ट शो होगा, और एवलांच इफेक्ट शो होने के कारण से वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरे मेथड में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण से क्या होंगे, गैस डिस्चार्ज हो जाएंगे। और इस कंडीशन पर क्या होगा, ये जो ट्यूब है आपका, ये जो काउंटर है, वर्क करना बंद कर देगा। कितने देर के लिए बंद करेगा, तो एक टाइम होगा, उतने इंसिडेंट के लिए, उतने देर के लिए काम करने बंद कर देगा। अब हम लोग उसमें जो डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं गीगर डिस्चार्ज। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गीगर डिस्चार्ज में एक्चुअल हुआ क्या। ठीक है, हम लोग ये जानने वाले हैं कि गीगर डिस्चार्ज में होता आखिर क्या है। तो गीगर डिस्चार्ज में होता क्या है ये जानिए। सबसे पहले क्या होता है कि चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर एनोड की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की जा रहे हैं, यहाँ पर कैथोड वाल से टकराने के बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो जा रहे हैं एनोड की तरफ। और चूंकि ये एनोड की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए तो पॉजिटिव आयन्स भी तो इसमें प्रोड्यूस हुए होंगे, और वो पॉजिटिव आयन्स जो है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो प्रोटॉन्स के मास से थोड़ा सा कम होता है। पॉजिटिव आयन्स प्रोटॉन्स के मास से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और कितने से लेस होते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1836 टाइम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा प्रोटॉन का वो कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही कारण है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका कम है, मोबिलिटी इसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा है और इसका मोबिलिटी कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी से एनोड वायर तक पहुंच जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जो है सो पहुंच नहीं पाएगा। कहाँ, प्रोटॉन को पहुंचना है कैथोड तक, नहीं पहुंच पाएगा, और ये थोड़ा लेट से पहुंचेगा। और कितना लेट से पहुंचेगा, तो वो टाइम होगा 10⁻⁻⁴ सेकेंड, और इस टाइम को डेड टाइम बोला जाता है। कैसे, हम बता रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच गए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा एनोड से डिस्टेंस इधर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का एक इन्वेलप जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का पूरा इन्वेलप। क्यों, क्योंकि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, ये थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा मूव करना, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पहले मूव करने स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का इन्वेलप जमा हो जाएगा। अब ये इन्वेलप क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, थोड़ा देर के लिए इस गीगर काउंटर को डिस्चार्ज कर देगा, उसी को बोलते हैं गीगर डिस्चार्ज। एक्चुअल में जब गीगर डिस्चार्ज हो गया, पूरा काउंटर जो है सो काम करने के लिए रुक गया, तो इस समय जो टाइम होता है जहाँ पर काउंटर जो वर्क करने के लिए रुक जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेड टाइम। क्या बोलते हैं, डेड टाइम। मतलब यहाँ पर इसका पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा था वो रुक गया, तो इतने दूर तक का जो टाइम हुआ उसको बोलते हैं डेड टाइम, जहाँ पर 10⁻⁻⁴ सेकेंड तक ये रुका है। अब क्या होगा कि आफ्टर 10⁻⁻⁴ सेकेंड, 10⁻⁻⁴ सेकेंड के बाद ये गीगर डिस्चार्ज में जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो मूव करने स्टार्ट होगा,
और वो जाना चाहेगा पॉजिटिव यहाँ पर कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कैथोड की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा। तो धीरे धीरे जब जाएगा उस समय जो पल्स यहाँ पर मिलेगा आउटपुट के थ्रू, वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड पल्स मिलेगा, रिड्यूस्ड पल्स मुझे मिलेगा। तो जब ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा तब फिर मुझे अच्छी पल्स मिलने लगेगा, अच्छी अच्छी पल्स मिलने लगेंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, जब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इस पर पहुँच गया तो ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर जाएंगे और इस वाल में, इस मेटल में जो एटम्स है उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेने के कारण ये क्या होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच करके रिकम्बाइन करके एक नया एटम प्रोड्यूस कर लिए, और चूंकि एक नया एटम प्रोड्यूस कर लिए तब यहाँ ये एटम प्रोड्यूस ही नहीं हुए बल्कि ये एक्साइट भी हो गए हैं। एक्साइट हो जाने का मतलब है कि अपना ग्राउंड एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड हो गए। और जब थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये नीचे आएगी, जब थोड़ा देर बाद ये ग्राउंड लेवल में आएंगे तब फोटोन इमिट करेंगे, और फोटोन इमिट करेंगे, वो फोटोन जा करके फिर कैथोड के वाल से टकरा करके क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के बाद यहाँ का हो गया, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहेंगे एनोड की तरफ तो बहुत सारे एवलांच इफेक्ट हमको नजर आएगा। तो एक सीरीज को फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा एवलांच इफेक्ट का। तो वहाँ से फिर से क्या होगा, ये डिस्चार्ज होने लगेगा, जबकि अब डिस्चार्ज हमें नहीं करना है। मतलब जो है सो पहली बार डिस्चार्ज करिए वो गीगर डिस्चार्ज था, अब बार बार जो डिस्चार्ज हो रहा है वो है एक्चुअल में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे चला गया कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन की तरफ। तो हमें करना क्या है कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन जो है उस पर नहीं जाना है। इसके लिए हम लोग जो इसमें गैस फिलअप किए हैं वो कौन सा गैस है, वो है आर्गन और इथाइल अल्कोहल, आर्गन प्लस इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, आर्गन और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर्स को मैंने इसमें फिल किया था। तो ये इथाइल अल्कोहल का काम अब आता है कि जब यहाँ पर क्या हुआ है, जब एक बार यहाँ पर क्या हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद जब पॉजिटिव आयन इसमें प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, जब पॉजिटिव आयन इसमें प्रोड्यूस हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये एटम, तो एक कैथोड के वाल से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के एक एटम बना लेंगे, और वो एटम क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। और जब ये एक्साइटेड एटम क्या होंगे, नीचे आएंगे, कैथोड के वाल से टकराएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे। उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने का काम इथाइल अल्कोहल का होता है। जो था क्वेंचिंग था, क्या था, क्वेंचिंग। मतलब जो मैंने इथाइल अल्कोहल को का यूज करके क्वेंचिंग करने का काम किया, ये था क्वेंचिंग। ठीक है, लेकिन ये क्या था, इंटरनल क्वेंचिंग था। मतलब एक इंटरनल क्वेंचिंग होता है तो एक एक्सटर्नल क्वेंचिंग भी होता होगा। तो एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कितने का, तो 10⁻10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसके कारण से क्या होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आता है वो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है एक्चुअल में, ये वाल है नेगेटिव से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। इसके कारण से ये पॉजिटिव आयन पॉजिटिव ही रह जाता है। ये था क्वेंचिंग। मेथड ऑफ क्वेंचिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल क्वेंचिंग जो मैंने बताया इथाइल अल्कोहल का यूज करके, दूसरा होता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग जो बताया मैंने इसके यूज करके। एक्सटर्नल क्वेंचिंग जो रेजिस्टेंस को लगाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग इसको यूज ना करके हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं इसको। अब इसकी बारी है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज इसका यही है कि इसका जो है सो बहुत अच्छा पल्स जनरेट होता है। ठीक है, और एडवांटेजेस में इसमें क्या है, एम्पलीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, तो डिसएडवांटेजेस में हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें जो कुछ भी पल्स मिलती है वो पल्स से हमें यही नहीं पता चलेगा
कि कौन से रेडिएशन लो आयोनाइजिंग पावर के हैं और कौन से रेडिएशन हायर आयोनाइजिंग पावर के हैं। हमें ये पता करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये था इसका एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्या है, जो पल्स हमको मिलती है वो प्राइमरी आयोनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर, या तो यूँ कहें एवलांच सीरीज पर पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ था हमारा गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, हम समझते हैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।